तो कल वाले लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या कर लिया था, स्टैंडिंग वेव को कंप्लीट, स्टैंडिंग वेव के कुछ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करे थे और 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट करे थे। और ट्रैवलिंग वेव लास्ट में मैंने ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच में डिफरेंस आपको समझा दिया था बच्चों। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में नई कहानी समझते हैं। देखो, कहानी एकदम नई है बट रिलेटेड स्टैंडिंग वेव से ही है। ठीक है, आप बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है ना स्टैंडिंग वेव का एप्लीकेशन है। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल अपन ने कल किया था और इसके बाद ये समझा दिया था मैंने, इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, क्या है देखो, हेडिंग लगा देता हूँ मैं। बेसिकली देखा जाए तो कुछ नहीं है, स्टैंडिंग वेव का ही एप्लीकेशन है। तो मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग लिख देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला इसको कि ये क्या एप्लीकेशन है, तो एक ही एप्लीकेशन बता रहा हूँ, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कैसे करती है, देखो स्ट्रिंग वाइब्रेट दो तरीके से कर सकती है बेटा। एक तो होता है अपना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखो क्या है, केस फर्स्ट अलग अलग करके दोनों केस पढ़ेंगे अपन। पहला जो केस है, रस्सी के दोनों एंड फिक्स हो। ठीक है, फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग रस्सी के अगर दोनों एंड फिक्स होंगे तो क्या होगा। ठीक है, और जो केस सेकंड पढ़ने वाले हैं बेटा, उसमें जो है रस्सी का एक एंड फिक्स होगा। ठीक है, अब जब रस्सी के दोनों एंड फिक्स होंगे ना, तो रस्सी कैसी दिखेगी ये भी बता देता हूँ मैं। ये जो दोनों एंड रस्सी के फिक्स होंगे तो रस्सी अपने पास जो है ये इस टाइप से दिखेगी, ये वाला एंड और ये वाला एंड। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब दोनों एंड फिक्स है वहाँ नोड ही बनने वाले हैं परफेक्ट। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या होगा देखो, अभी केस 1 केस 2 दोनों बता दूंगा अभी, और आज ही अपना लेक्चर क्लोज भी हो जाएगा। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, रस्सी का एक एंड फिक्स होना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में अगर रस्सी का एक एंड फिक्स होगा, आप लोग बच्चों नोट्स बराबर बनाते चलना है ना, मैं क्या है ना बीच बीच में पूरा नहीं लिखूंगा। ये ऐसा डायग्राम बन सकता है या फिर डायग्राम ऐसा भी बन सकता है। ठीक है ना, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ तो नोड बनने वाला है, ये तो फिक्स है, यहाँ भी नोड बनने वाला है फिक्स, बट यहाँ एंटी नोड बनता है और यहाँ भी एंटी नोड बनता है। ठीक है, ये दो केस के बारे में अपन अब एक एक करके डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। और जैसे ये खत्म होगा अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसको ध्यान से समझना बेटा, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग को, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग समझा रहा हूँ ना, ऐसा ही सेम पैटर्न पे अपन साउंड वेव में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो पहला समझ लेते हैं जरा, क्या पहले वाले पार्ट में क्या समझने वाले हैं अपन। जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का हेडिंग लगा देता हूँ जरा। क्या है तो अपना केस फर्स्ट, जो रस्सी के दोनों एंड फिक्स हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, मैं यहाँ एक टर्म और डिफाइन कर देता हूँ पहले से ही। ठीक है, क्या टर्म है देखो, यहाँ पे एक दो टर्म बहुत यूज़ होती है बेटा। दो टर्म क्या क्या है देखो समझाता हूँ। दो टर्म जो है यहाँ पे बहुत यूज़ होगी जनरली। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। वो केस 1 केस 2 दोनों के लिए वैलिड है, जनरलाइज टर्म है। ठीक है ना, जनरलाइज टर्म है, केस 1 में भी वैलिड है और केस 2 में भी वैलिड है। एक तो होता है अपना यहाँ पे फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड। एक तो होता है क्या, फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा ना उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टर्म आती है ग्राउंड स्टेट, उसी टाइप से आप समझ सकते हो ये। ठीक है ना, इस उसी टाइप से आप समझ सकते हो। ये होता है मिनिमम पॉसिबल मोड, मिनिमम पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। अभी ये जो टर्म समझा रहा हूँ ना बेटा मैं, ये थोड़ा हो सकता है आपको लगे अजीब अजीब सी टर्म है कि ये फंडामेंटल मोड क्या है, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, आप एक बार ध्यान रखो इन टर्म्स को, फिर मैं वापस से रिवाइज रिपीट करूँगा कि कैसे क्या है ये फंडामेंटल मोड का मतलब। तो एक टर्म तो फंडामेंटल मोड आ गई। ठीक है, क्लियर है, एक तो फंडामेंटल मोड आ गई। अब इस फंडामेंटल मोड के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, उसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक बोलते हैं nth हार्मोनिक। अभी आप ये समझ लो, बस मैं जो लिख रहा हूँ ना उसको समझो आप। nth हार्मोनिक क्या है देखो, nth हार्मोनिक का मतलब जो है ना, अगर यहाँ पे अपन एक फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एफ नोट, जिसको लिख रहा हूँ मैं एफ नोट, जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी। तो ये nth हार्मोनिक का मतलब होता है n इंटू एफ नॉट। ठीक है, ये कोई मोड का नाम है nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक का मतलब क्या है, देखो देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। अभी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 टर्म में लिखा रहा हूँ, बस इनको आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना सर। ये क्या है, जैसे मान लो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 60 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है 60 हर्ट्ज। अब मान लो कहीं पे फ्रीक्वेंसी आ गई 180 हर्ट्ज, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 60 हर्ट्ज। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 एफ नॉट। इसका मतलब ये हो गया अपना थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे ना उनमें हार्मोनिक वर्ड यूज़ करने वाला है। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब जो फंडामेंटल, अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्यों आई, कैसे आई, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे अपन एक एक करके, उन पर दिमाग मत लगाओ अभी, ठीक है। थर्ड होता है एक ओवरटोन। ओवरटोन क्या है, देखो ओवरटोन का मतलब है नेक्स्ट हायर मोड। ओवरटोन का मतलब क्या है, नेक्स्ट हायर मोड। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप लिख डालो अभी जल्दी से, ठीक है। और ये दोनों ही केस में वैलिड है, चाहे रस्सी फिक्स हो या दोनों एंड पे रस्सी फिक्स हो या एक एंड पे फिक्स हो, उन तीनों में, दोनों में ये दोनों डेफिनेशंस वैलिड है, ठीक है। तो चलो मैं शुरुआत करूँ क्या बच्चों। पहला केस में क्या है, देखो पहला केस में क्या है, रस्सी के दोनों एंड फिक्स हो, ठीक है। तो रस्सी के दोनों एंड फिक्स कर देते हैं अपन जरा। तो यहाँ से अपन केस फर्स्ट की कहानी समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या है, देखो both end string ends are fixed। ठीक है, रस्सी के जो दोनों एंड फिक्स हों तो क्या होगा, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख दो या वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं, स्ट्रिंग्स फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या डायग्राम बनेगा, देखो ये जो रस्सी है ना, डायग्राम ध्यान से समझना बच्चे लोग, आप लोग है ना, ये ऐसी रस्सी होगी। अब मैं मान लेता हूँ ये जो रस्सी का लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक एल मान लिया मैंने, और एल क्या है अपना, एल क्या है अपना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एल मैंने लिख लिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब मैंने आपको पहले बताया था बेटा, यहाँ तो नोड बनने वाला है, यहाँ पे भी नोड बनने वाला है। तो ये स्ट्रिंग का वाइब्रेशन कैसे हो सकता है, ये जो इसका बेसिक मोड होगा ना, ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकती, तो इसको बेसिक मोड बोला जाता है एकदम। ये जो मोड है ना, ये बेसिक या फंडामेंटल मोड या मिनिमम पॉसिबल मोड, या ये इसका फंडामेंटल मोड। और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनी है स्टैंडिंग वेव में मैंने आपको बताया होगा सिमुलेशन में कि स्टैंडिंग वेव किस टाइप से बनती है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल मोड में अगर मैं देखूं तो ये जो लेमडा बाई 2, यहाँ से यहाँ तक जो रस्सी का लेंथ है वो लेमडा बाई 2 है, और वो लेमडा बाई 2 एल के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो लेमडा का वैल्यू आएगा वो ट्वाइस ऑफ एल आएगा, मतलब जो रस्सी की लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेमडा आ जाएगा। अब v इक्वल टू एफ लेमडा लिख दूँ। यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो क्या आ रहा है, v अपॉन लेमडा। अब v क्या होता है मुझे पता है, v पल्स का स्पीड होता है रूट टी बाई म्यू, ट्रैवलिंग वेव स्टैंडिंग वेव दोनों में सेम होता है, तो ये आ रहा है v बाई 2l। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ना बेटा v बाई 2l, ये जो फ्रीक्वेंसी v बाई 2l आई है, इसी फ्रीक्वेंसी को अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं। और ये आप लोगों को रट लेना है, याद रख लेना है, जो भी समझो, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको एफ नोट से डिनोट कर रहा हूँ, और ये होती है v बाई 2l। अब ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l आई है ना, ये कौन से मोड के लिए या कौन से केस के लिए आई है, जब रस्सी के दोनों एंड फिक्स हो। ये रस्सी के दोनों एंड फिक्स है ना, उस वाले केस में आई है ये, क्लियर है। तो आप लोगों को याद भी रख लेना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाई 2l, ठीक है। अब नेक्स्ट मोड समझते हैं जरा, नेक्स्ट मोड क्या है। इस मोड को तो अपन ने फंडामेंटल मोड बोल दिया, नेक्स्ट मोड समझते हैं जरा, नेक्स्ट मोड क्या है। नेक्स्ट मोड में क्या हो सकता है बेटा, देखो जैसे मान लो वापस ये रस्सी बना दी मैंने, नेक्स्ट मोड का मतलब रस्सी कैसे कैसे और वाइब्रेट कर सकती है। तो ये जो रस्सी है ना बेटा, ये रस्सी अब यहाँ पे हो सकता है ऐसे वाइब्रेट कर रही हो, यहाँ तो मुझे पता है डेफिनेटली नोड बनना है, यहाँ भी नोड बनना है, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी नोड बन जाए। अब अगर ऐसी सिचुएशन में तो जो रस्सी का लेंथ एल होगा ना, वो लेमडा के बराबर हो जाएगा क्या, या लेमडा बाई 2 के 2 सेगमेंट हो गए क्या। ये अपना नेक्स्ट मोड जो आया ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है अपना नेक्स्ट मोड,
ठीक है, ये अपना नेक्स्ट मोड आ गया, नेक्स्ट मोड। ठीक है, अब ये नेक्स्ट मोड में हो क्या रहा है बेटा, लेमडा बाई टू के दो सेगमेंट बने इक्वल टू रस्सी का लेंथ, मतलब लेंथ जो आ रहा है ना वो आ गया 2l/2। तो जो v इक्वल टू एफ लेमडा, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी लिखूंगा मैं क्या लिख दूंगा, v/लेमडा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, v/लेमडा की जगह 2l/2 लिखूंगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है मेरे पास, ये आ रही है ट्वाइस ऑफ v/2l, ये जो नेक्स्ट मोड है। अब इस मोड में अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, तो ये 2 × f0 आ गया क्या, आप ध्यान से देखो, ऊपर में यहाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो ऊपर में यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l है क्या, तो v/2l का डबल है क्या है। इसीलिए आपको लग रहा होगा सर ये, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये 2 को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो आप, तो 2 को कैंसिल इसीलिए नहीं करा मैंने, एक पैटर्न बन रहा था ना बेटा। तो 2 × v/2l को 2f0 लिख दिया। अब ये जो बेटा 2f0 आया ना, इसके दो नाम हो सकते हैं, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, यही नाम इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये जो नेक्स्ट मोड आया है, ये नेक्स्ट मोड, ये जो 2f0 आया है, इसको एक तो बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए रस्सी जो है सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, तो आपको समझ लेना है ये वाला डायग्राम बनेगा, ये इस टाइप का डायग्राम बनेगा, सेकंड हार्मोनिक है तो ठीक है। अच्छा, सेकंड हार्मोनिक के अलावा और इसको नाम दिया जा सकता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट हायर मोड। फंडामेंटल जो फंडामेंटल मोड होता है ना, उसको कुछ नहीं बोला जाता, उसके आगे जो जो भी होंगे ना उसको फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन नाम दे देंगे। और अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना है कि फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकंड हार्मोनिक होगा। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकंड हार्मोनिक होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना। जिसे थर्ड ओवरटोन है तो फोर्थ हार्मोनिक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी अभी आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होगी आगे आगे। चलो नेक्स्ट मोड पे आता हूँ। इसका अगर नेक्स्ट मोड देखा जाए, नेक्स्ट मोड में क्या हो सकता है बेटा, जैसे मान लो ये रस्सी आ गई वापस से, ये रस्सी बना ली मैंने। अब मुझे पता है यहाँ तो नोड बनने वाला है, यहाँ तो नोड बनने वाला है और यहाँ भी नोड बनने वाला है। अगर यहाँ बीच में दो नोड और बना दें तो ये रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी क्या। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में λ/2 के 3 सेगमेंट बन गए, λ/2 के 3 सेगमेंट, ये रस्सी का लेंथ l के बराबर आ गया क्या, देखो जल्दी से। तो यहाँ से अगर लेमडा का वैल्यू देखूँ तो 2l/3 आ रहा है क्या। तो v इक्वल टू एफ लेमडा से मैं वापस से फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो ये v/लेमडा और ये आ गया v/2l/3। तो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा मेरे पास कितना, 3 × v/2l लिख दूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3f0 हो गया। अब इस 3f0 का नाम बताओ जरा, आप लोग इसको क्या नाम दोगे। 3f0 हो गया तो कौन सा हार्मोनिक हो गया बेटा, थर्ड तो अपना हार्मोनिक हो गया, और नेक्स्ट हायर मोड मतलब, और इसको नाम दे सकते हैं क्या, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, एक और नाम देते सकता हूँ क्या, सेकेंड ओवरटोन। ठीक है बेटा, सेकंड ओवरटोन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो थर्ड हार्मोनिक होंगे। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक ही हुआ है, अगला वाला नेक्स्ट मोड समझेंगे ना, तो नेक्स्ट मोड शायद अब आप लोग खुद से बना सकते हो क्या। चलो बना के बताओ जरा, नेक्स्ट मोड किस टाइप से बनेगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नेक्स्ट मोड बनाओ इसका। नेक्स्ट मोड में क्या हो जाएगा, ये रस्सी फिक्स, रस्सी फिक्स, ये रस्सी तो फिक्स आ गई। अब यहाँ जो नोड होंगे ना बेटा, एक नोड, दो नोड, यहाँ 3 नोड बना दिए मान लो, एक नोड, दो नोड और ये 3 नोड है। तो ये रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी क्या। और ऐसी सिचुएशन में जो रस्सी के लेंथ है, रस्सी का लेंथ है λ/4, λ/2 × 4, ये एल आ गया। तो मैं यहाँ से लेमडा को कट मत करो, 2l/4 लिख लो, ठीक है ना। और v इक्वल टू एफ लेमडा से फ्रीक्वेंसी जो आ रही है मेरे पास v/लेमडा, तो ये आ गया v/2l/4। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या आ गया 4 × v/2l। तो इसको अगर देखा जाए तो बेटा ये आ रहा है 4f0। 4f0 का नाम क्या होगा, अब आप लोगों को बताओ जरा, कौन सा मोड है और कौन सा हार्मोनिक है। यहाँ से अगर देखूंगा तो ये फोर्थ हार्मोनिक हो गया क्या, फोर्थ तो हार्मोनिक हो गया। ठीक है, और थर्ड ओवरटोन हो गया क्या। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो ऐसे ही आने आएंगे हमेशा, बट ये जो ओवरटोन से एक हार्मोनिक ज़्यादा आ रहा है, बट ये ये केस 1 में ही होता है ऐसा, ठीक है ना। केस 2 में ऐसा नहीं होगा। केस 1 में क्या होगा, जो भी ओवरटोन होगा, ओवरटोन में 1 ऐड करो तो हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं वापस से वहीं चलता हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक है।
देखो आज वाला लेक्चर में अपन ने क्या शुरुआत की, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग और वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अगर दोनों एंड फिक्स है तो दोनों एंड पे तो नोड बनने वाले हैं, एक एंड फिक्स होगा तो फिक्स एंड पे नोड बनेगा, फ्री एंड पे एंटी नोड बनेगा। इस ये वाला एक एंड अगर ओपन हो तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एंड फिक्स है तो उल्टा करोगे तो वापस सेम ही दिखेगा, कोई मतलब नहीं। अब फंडामेंटल मोड मतलब मिनिमम पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एनथ हार्मोनिक मतलब एन इंटू एफ नोट। अब ये समझ में आया होगा आपको एनथ हार्मोनिक का मतलब क्या है, एन इंटू एफ नोट, ठीक है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन एफ नोट आ गया। एफ नोट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया मैंने। ओटोन का मतलब नेक्स्ट हायर मोड होता है। ओटोन जैसे अपन केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एन इक्वल टू 1 को अपन केमिस्ट्री में अगर मैं बताऊँ ना, केमिस्ट्री से रिलेट करता हूँ थोड़ा सा इसको, बाकी उससे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एन इक्वल टू 1 को वहाँ क्या बोलते हो, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बोलते हो ना। एन इक्वल टू 2 को क्या बोलते हो, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ऐसे अपना ये यहाँ, और एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 2 को जो बोलते हो ना, इसको बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, इसको बोलते हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। उसी टाइप से आप समझ सकते हो एन इक्वल टू 4 को थर्ड ऑक्स। इसी टाइप से यहाँ पे अपना हो गया, ये तो फंडामेंटल मोड, और ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, और ये हो गया सेकंड ओवरटोन, और ये हो गया थर्ड ओवरटोन, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ध्यान से देखोगे तो क्या देखना है, देखो पहले फंडामेंटल बोथ हैंड फिक्स पे आता हूँ। फंडामेंटल मोड में कितना लूप बना, एक लूप बन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोड आता हूँ ना, नेक्स्ट मोड में दो लूप बने और सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक मतलब जो अगर रस्सी में दोनों एंड फिक्स है ना, तो जितने हार्मोनिक होंगे उतने लूप बनेंगे। देखो थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक देखो जरा ध्यान से, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बने क्या, फोर्थ हार्मोनिक में 4 लूप बने क्या। ऐसे अगर 10th हार्मोनिक होता है, 10th हार्मोनिक होता तो कितने लूप बनते हैं, 10 लूप बनते क्या। और 10th हार्मोनिक को कौन सा, जैसे मान लो 10th हार्मोनिक होता, जैसे क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बोल दूं एग्जांपल में, 10th हार्मोनिक है अपने पास में, ठीक है। कौन सा हार्मोनिक बोल दे बेटा, 10th हार्मोनिक, ठीक है। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो दोनों एंड फिक्स है, बहुत एंड फिक्स, रस्सी के ये दोनों एंड फिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे रस्सी के दोनों एंड फिक्स हो गए। अब क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसे 10th हार्मोनिक है, कौन सा हार्मोनिक है, 10th हार्मोनिक। 10th हार्मोनिक के तो 10 लूप बना देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 इंटू लेमडा बाई 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कर देना है बस, और तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 12/10 बाकी, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं भी, ठीक है। अब 10th हार्मोनिक है ना, 10th हार्मोनिक है तो 9th ओवरटोन रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या अगर दोनों एंड फिक्स है, कंक्लूजन क्या निकाल के बता रहा हूँ, बोथ एंड फिक्स, अगर बोथ एंड फिक्स वाला केस है, बोथ एंड फिक्स ये वाला केस है ना, तो लूप जो भी नंबर ऑफ लूप बराबर क्या हो जाएगा, बोथ एंड फिक्स है तो नंबर ऑफ लूप लूप्स जो होंगे ना, ये किसके बराबर हो जाएंगे अपने, हार्मोनिक के बराबर, ठीक है। और दूसरा ओवरटोन जो होंगे ना, ओवरटोन इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो हार्मोनिक आ जाएंगे ये। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर कर देते हैं बच्चे, बहुत एंड फिक्स के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप लोगों को लिखना है, बट ये ध्यान रखना है बहुत एंड फिक्स होगा तो ही ये वैलिड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करना शुरू करें आप लोग, क्वेश्चन करना शुरू करें क्या, जल्दी बोलो बच्चों। चलो पहले क्वेश्चन 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन अपन पिछले लेक्चर में कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा 5th क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। इफ़ द स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब एक रस्सी है जिसके दोनों एंड फिक्स है, उसमें एम नोड बन रहे हैं, इसका लेंथ पता करना है, लेंथ कितना हो। और क्वेश्चन में साथ में ये भी लिख रहा हूँ, जो लेमडा है वो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ कंसिडर करो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा था तो मैंने कंप्लीट कर दिया, मतलब आपके आंसर में लेमडा भी आ सकता है, ठीक है। एक रस्सी है जो दोनों एंड पे फिक्स है, स्ट्रेचिंग फिक्स्ड बहुत है। तो वीडियो पॉज करो जरा, ट्राई करो, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। ये रस्सी के दोनों एंड फिक्स आ गई क्या, मतलब यहाँ तो नोड बनना है और यहाँ भी नोड बनना है, ठीक है। यहाँ नोड बना, यहाँ तो ये वाले पॉइंट पे नोड बनेगा, ये वाले पॉइंट पे नोड बनेगा। अब एम नोड है तो मुझे नहीं पता कितने सारे नोड हैं, खूब सारे नोड आ गए होंगे यहाँ पे, ठीक है, एम नोड आ गए।
ये नोड 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 ये सब नोड है, ठीक है ना। अगर m नोड है ना तो लूप्स कितने हो गए बेटा, m-1 लूप हो गए होंगे, m-1 लूप हो गए होंगे ना। तो ये जो रस्सी का लेंथ पता करना है ना मुझे। अब मुझे पता है लेंथ जो होता है वो क्या होता है बेटा, λ/2 इंटू लूप। तो ये आंसर आ गया अपना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्या। अब अगर आपको दिमाग में कन्फ्यूजन है कोई भी फिर भी, तो m नोड की जगह जैसे मान लो 2 नोड मान लो, 2 नोड बनाओगे तो एक लूप बनेगा ना। देखो 2 नोड बनाओगे तो एक लूप बनेगा। आप देखो जरा ऐसे, अगर आप 2 नोड बनाओगे यहाँ पे, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अगर यहाँ पे 2 नोड बने, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे, तो ये एक ही तो लूप बना ना, ठीक है। अगर मेरे पास 3 नोड आ गए, एक नोड यहाँ भी आ गए, तो एक 2 लूप बन जाएंगे, इसे 2 लूप बन गए, ठीक है। तो मतलब जितने नोड होंगे उससे एक लूप कम बनेगा, और जितने लूप होते हैं वो हार्मोनिक होता है, ठीक है। क्लियर है। अगर अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा होता आपको कि कितने ओवरटोन होंगे, ओवरटोन तो हार्मोनिक, m नोड बने तो m-1 लूप बने तो m-1 हार्मोनिक हुआ, m-1 हार्मोनिक हुआ तो m-1 और ओवरटोन निकालना तो एक और कम कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो जरा वीडियो पॉज करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6, 7th आ गया तो हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो समझ लेते हैं। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, रस्सी दोनों एंड पे फिक्स है और रस्सी का लेंथ दिया गया है, मास दिया गया है, टेंशन दी गई है। तो पहला तो वेव का स्पीड पूछ लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रिंग। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ फॉर स्टैंडिंग वेव, गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलो ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो जरा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से बच्चों। देखो कैसे सोल्व करना है, मैं बता देता हूँ सोल्व करना है कैसे। वीडियो पॉज करके आपने तो क्या ही सोल्व किया। देखिए रस्सी के जो दो स्ट्रिंग फिक्स्ड है बोथ एंड, ये रस्सी के दोनों एंड फिक्स आ गए, ठीक है। और चलो इसको छोड़ो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला उसने, स्पीड ऑफ, स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड जो है √T/, में टेंशन कितनी आ रही है 96, म्यू का वैल्यू कितना है, मास बाय लेंथ तो 0.12 अपॉन 8.4। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दूँ 96 इंटू 84/10 इंटू 100/12। तो 1 0 तो यहाँ से गायब कर दूँ और ये 7 आ गया, तो वेलोसिटी जाएगी ना, वेलोसिटी आ गई 96 इंटू 70, ठीक है। तो 96 इंटू 70 का रूट निकाल लेते हैं जरा। नाइन्टी सिक्स इंटू 70 जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 6720, ठीक है। √6720, तो ये आ रहा है अप्रोक्स पल्स का स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, 81.9 आ रहा है। मैं अप्रोक्स 80 लिख देता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर आप लोग भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो इसके बाद अगर आगे बढ़े, पहला क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। अब मुझे पता है ये तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। अब जो इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करेंगे ना, इसका जो सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, v = f लैम्डा होता है। लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो, तो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, ये बेसिक मोड तो यही हो सकता ना, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। यहीं पे लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो लैम्डा
जो है लेमडा बाई 2 जो है लेंथ के बराबर होगा, तो लेमडा का वैल्यू ट्वाइस ऑफ लेंथ आ गया। अब लेंथ कितना था देखो, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव, लेंथ कितना था 8.4, तो इनटू 8.4 करूँगा तो जो लेमडा का वैल्यू आ गया 8 पॉइंट ये 16.4 मीटर, ये आंसर हो गया 16.8 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्या। तीसरा वाला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब ये फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ जो अपन फ्रीक्वेंसी बताएंगे ना फंडामेंटल मोड की बता देंगे। ठीक है, थर्ड वाले में जो है एफ नोट बता देंगे, कुछ नहीं बोला है तो ये होता है v/2l। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई है 80/2, एल का वैल्यू 8.4 के आजू बाजू। ठीक है ना, तो ये आजू बाजू आ गया 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज के अप्रोक्स लिख दिया मैंने तो, है ना। ठीक है तो ये टाइप से अपना ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत एंड फिक्स वाले का, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये था अपना 6। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एंड फिक्स है तो हो क्या रहा है। अब आपको टू बाई म्यू क्यों लगा दिया, मैंने आपको बता रखा है कि ट्रैवलिंग वेव का जो स्पीड होता है वही सेम स्टैंडिंग वेव का स्पीड आता है, तो रूट टी बाई म्यू लगा दिया। अब वी एफ लेमडा, यहाँ से ये वाला लेमडा मैक्सिमम मतलब एक ही लूप बने, 2 लूप बनेंगे तो लेमडा कम हो जाएगा ना, फिर 3 लूप बनेंगे। और आप फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हो, सबसे कम फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वहाँ लेमडा सबसे ज़्यादा होगा, वी फिक्स है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देख लो जरा क्या है। ए वेव हैव लीनियर मास डेंसिटी, वेव का लीनियर मास डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, मतलब म्यू का वैल्यू दिया है 10⁻³ kg पर मीटर, और रस्सी में टेंशन दिया है 90 न्यूटन। एक फ्रीक्वेंसी पता नहीं कौन सी है, वो 350 हर्ट्ज बोल दिया उसने, और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है, इसके जस्ट नेक्स्ट मोड वाली फ्रीक्वेंसी, द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी वो है 420। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ कितना होगा ये पता करना। तो चलो ट्राई करते हैं जरा। अब एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, है ना, दोनों एंड फिक्स है रस्सी के। 2 रिजिड सपोर्ट लिख दिया ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, 2 रिजिड सपोर्ट है मतलब ये इस टाइप से होंगे, मतलब यहाँ नोड है और यहाँ नोड है। अब इसने इसका मोड नहीं बताया है, इसका मोड अननोन है और इसका मोड भी अननोन है, दोनों ही मोड अननोन है। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो भी मोड होता है, पहला मोड एफ नोट आता है, दूसरा 2F नोट आता है, तीसरा 3F नोट आता है, चौथा 4F नोट, 5F नोट, फिर 6F नोट। ठीक है, और नहीं विश्वास है तो देखो जरा यहाँ पे थ्योरी में, ये देखो, ये पहले यहाँ पे देखो F नोट आया, नेक्स्ट मोड में 2F नोट आया, नेक्स्ट में 3F नोट आया, नेक्स्ट में 4F नोट आया, नेक्स्ट वाला आप देखोगे तो 5F नोट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस टाइप से नेक्स्ट मोड आते रहते हैं अपने पास में। ठीक है, तो मुझे पता है कि दो मोड के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, कोई भी दो अननोन नोड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूँ, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लूँ, या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो तो आएगा तो एफ नोट ही ना। तो एफ नोट का वैल्यू डायरेक्ट पता लग गया कि मुझे एफ नोट का वैल्यू क्या आ गया, देखो एफ नोट जो हो जाएगा, एफ नोट जो हो गया बेटा अपने पास हो गया 420 - 350। ठीक है, तो ये 70 हर्ट्ज आ गया, और मुझे पता है एफ नोट होता है v/2l, एफ नोट v/2l होता है, तो v/2l का वैल्यू आ गया 70 हर्ट्ज। ठीक है, मुझे रस्सी का लेंथ पता करना है, पल्स का स्पीड कहाँ से लाएं, पल्स का स्पीड क्या लिखा जा सकता है बोलो जल्दी, 1/2l √T/μ = 70। तो 1/2l, टेंशन कितना है 96, म्यू का वैल्यू देख लेते हैं अभी कितना है, टेंशन 96 नहीं रहे 90 है, 10⁻³ यहाँ पे 90 है, 10⁻³ 70। तो 1/2l कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 90 × 1000 = 70। तो 1/2l 90 का रूट तो 3 × 100 यहाँ कर दूँगा ना, 70, एक जीरो से एक जीरो भाग जाएगा। तो जो रस्सी का लेंथ आ रहा है ना, यहाँ भी 5 कर दो, 15/7 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर कर लेना, मीटर होगा तो मीटर कर लेना। सारे डेटा
आपको एसआई में दिए हैं, तो मतलब अपना आंसर भी मीटर में आएगा। तो शायद ये आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, अगर दोनों एंड फिक्स होंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अगर केस सेकंड भी पढ़ लेते हैं फटाफट से, केस सेकंड पे आ जाते हैं। ये जो केस सेकंड में मैंने बताया था, देखो एक एंड फिक्स होगा। अब एक एंड फिक्स होगा तो मैं उसका कोई भी एक डायग्राम बना लेता हूँ जरा। ठीक है, एक एंड फिक्स करा के केस सेकंड पे आते हैं अपन। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा बेटा, वन एंड स्ट्रिंग वन एंड फिक्स। स्ट्रिंग का अगर एक एंड फिक्स होगा तो क्या होगा। अब स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स होगा, दो टाइप से डायग्राम बन सकते हैं इसके। जैसे पहला डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये इस टाइप से। अब इसके वाइब्रेशन क्या हो सकते हैं, मैंने बताया था यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। तो मिनिमम पॉसिबल वाइब्रेशन, तो ये ऐसी वेव बन सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। इसको क्या बोलते हैं, पहले बता रहा हूँ क्या, फंडामेंटल मोड। ठीक है, और ये जो रस्सी का लेंथ है ना बेटा, अभी यहाँ पे रस्सी का लेंथ जो है, देखो ये वेव इस टाइप से बनती है ना पूरी अपने पास ये। तो ये इतना सा ही पार्ट बना है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड। मतलब ये जो रस्सी का लेंथ है वो कितना हो गया, रस्सी का लेंथ जो है वो अपने पास यहाँ अगर देखा जाए तो रस्सी का जो लेंथ होगा ना बेटा, रस्सी का जो लेंथ है वो एल का वैल्यू लेमडा बाई 4 के बराबर आ रहा है। मतलब लेमडा का वैल्यू आ गया 4 एल के बराबर। अब मैं वी इक्वल टू एफ लेमडा लिखूँ, तो यहाँ से जो फंडामेंटल मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी आई ना, वी अपॉन लेमडा, तो वी बाई 4 एल लिख दिया। इसको को अपन नाम दे देंगे क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या नाम दे देंगे बच्चे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो नाम दिया है अपन ने यहाँ नाम दिया है क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वी बाई 4। और अब इसको रट लेना है दिमाग में, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, क्या था देखो मोड अपना, एक एंड फिक्स होगा। अगर एक एंड फिक्स होगा ना, तो मैंने डायग्राम बना दिया। ठीक है, पहला मोड बना दिया अपन ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दोनों देखो पिछले केस में और इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बदल गई। पहले वेवलेंथ अलग था तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग आई। यहाँ पे भी वेलोसिटी को रूट टी बाई म्यू लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मोड पे आते हैं। नेक्स्ट मोड क्या है देखो, यहाँ पे रस्सी आ गई। अब मुझे पता है यहाँ तो नोड ही बनना है, यहाँ एंटी नोड बनना है। तो बीच में मान लो यहाँ कहीं नोड और बन गया। ठीक है, तो ये रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखोगे ना, बीच में एक एंटी नोड यहाँ भी बन रहा है। तो कितने हैं, लेमडा बाई 4 के 4 सेगमेंट बन गए। लेमडा बाई 4 के सॉरी 3 सेगमेंट बने, ये रस्सी के लेंथ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ रहा है 4 एल अपॉन 3। तो वी इक्वल टू एफ लेमडा वी बाई लेमडा। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है एफ इक्वल टू 3 वी बाई 4 एल। तो ये आ गया 3 एफ नोट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ है ये थर्ड हार्मोनिक आ गया डायरेक्ट, इसमें सेकंड हार्मोनिक नहीं आता बच्चे। और ये थर्ड हार्मोनिक को ही नाम देंगे अपन फर्स्ट ओवरटोन। इसलिए अरे फर्स्ट ओवरटोन इसी का नाम होगा। ओवरटोन का मतलब तो क्या ही था बेटा, ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट हायर मोड। तो जो बेसिक फंडामेंटल मोड आया उसी के बाद तो यही मोड आ रहा है ना। इसलिए मैं आपको पिछले वाला जब पढ़ा रहा था तब वहाँ बार बार मैंने एक बात रिपीट करी थी कि हार्मोनिक और ओवरटोन दोनों में एक का डिफरेंस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो डिफरेंस तभी होगा जब रस्सी के दोनों एंड फिक्स हैं। क्लियर है ना। तो थर्ड हार्मोनिक जो हुआ इसका फर्स्ट ओवरटोन हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चे। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोल रहा हूँ, थर्ड हार्मोनिक इसलिए क्योंकि 3 एफ नोट है। ठीक है, हार्मोनिक को अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना टाइम से, उसी को अपन हार्मोनिक बोलते हैं। जरा मैं वापस से याद दिलाता हूँ वो वाला। हाँ, ये 3 मैंने बोला था, फंडामेंटल मोड, मिनिमम पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, एनथ हार्मोनिक का मतलब एन एफ नोट, ओवरटोन का मतलब नेक्स्ट हायर मोड। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले लेक्चर की शुरुआत में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये जो है ना,
यहाँ पे अपन ने कंक्लूजन निकाला था ना, ये दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स होंगे तो जो नंबर ऑफ लूप होंगे वो हार्मोनिक के बराबर। ओटोन में एक ऐड कर दूं तो हार्मोनिक आ जाता था, बट यहाँ पे ओटोन में एक ऐड करने पे हार्मोनिक नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट मोड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मोड कैसे बनेगा, देखो ये रस्सी आ गई, यहाँ पे तो मुझे पता है नोड बनना है, यहाँ मुझे पता है एंटी नोड बनना है। मान लो यहाँ नोड बन गया और यहाँ भी नोड बना, मतलब ये रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। अगर ये रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, बीच बीच में एंटी नोड ही बने, ठीक है, ये भी एंटी नोड है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों, ऐसी सिचुएशन में लेमडा बाई 4 के कितने सेगमेंट हो गए, लेमडा बाई 4 के जो सेगमेंट आ रहे हैं ना अपने पास में, लेमडा बाई 4 के 5 सेगमेंट आ गए। ये 5 सेगमेंट रस्सी के लेंथ के बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ गया 4l/5। तो v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ का वैल्यू आ रहा है v बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से f इक्वल टू आ गया 5 इंटू वी बाई 4l, ये 5f नोट आ गया। अब बताओ जरा कौन सा फ्रीक्वेंसी कौन सा मोड, इसको यहाँ से बोलेंगे ना बेटा फिफ्थ हार्मोनिक, और सेकंड ओवरटोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एक कम यहाँ भी नहीं है, इसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ऐसा नहीं है इसको थर्ड फोर्थ कुछ भी बोल। नेक्स्ट टायर मोड, नेक्स्ट टायर मोड का मतलब समझो, देखो क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या था, ये फंडामेंटल मोड आ गया। सबसे पहले तो क्या आ गया बेटा, ये अपना ये फंडामेंटल मोड आ गया। फंडामेंटल मोड के बाद ये जो नेक्स्ट मोड आता है इसको अपन फर्स्ट ओवरटोन बोले, इसके बाद जो नेक्स्ट मोड आएगा इसको सेकंड ओवरटोन बोले, ठीक है ना। इसके बाद चाहो तो आप नेक्स्ट ओवरटोन, नेक्स्ट मोड आप खुद से बना सकते हो। नेक्स्ट मोड कैसे काम करेगा, देखो नेक्स्ट, यहाँ नोड आएगा, यहाँ एंटी नोड, नोड नोड नोड, ये इस टाइप से वाइब्रेट करेगी रस्सी, ठीक है। मतलब अब लेमडा बाई 4 के कितने 7 सेगमेंट हो गए, ठीक है। अब आपको कहानी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ f जो आ रहा है ना 7v/4l, तो 7f नोट आ रहा है। अब 7f नोट का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या है। 7f नोट का मतलब ये 7 हार्मोनिक है और थर्ड ओवरटोन है, ठीक है। अब अगर यहाँ भी आप लोग कुछ कंक्लूजन निकालना चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो। क्या है, देखो कंक्लूजन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंक्लूजन, इसमें जो है ना इवन हार्मोनिक एब्सेंट है, इवन हार्मोनिक एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा, अगर ओवरटोन दिए गए हैं, ओवरटोन को 2n+1 कर दो आप, तो हार्मोनिक आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना ओवरटोन तो 1 2 3 4 होंगे, और 1 2 3 4 यहाँ पे मेरे को केवल इवन हार्मोनिक, ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे हैं, इवन तो एब्सेंट है ना, तो ऑड बनाने के लिए 2n+1 कर देते हैं क्या अपन, जहाँ n का वैल्यू 1 2 3 4 लिख देना 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आके बेटा अपना ये जो है वन एंड फिक्स वाला दूसरा वाला केस भी क्लियर हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाए जा सकते हैं। देखो एक नोट लगा के एक और टर्म समझाता हूँ मैं, देखो नोट लगा के टर्म समझ रहे हैं अपन, नोट लगा के समझा रहा हूँ कि अगर ये दोनों एंड फिक्स हैं, दोनों एंड फिक्स हैं तो रस्सी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ठीक है। यहाँ पे बनेगा नोड, यहाँ पे बनेगा नोड, मान लो इसको x इक्वल टू 0 बोलते हैं, x इक्वल टू 0 पे नोड बन रहा है, इसका मतलब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड लिखेंगे 2a sin kx, ठीक है। ध्यान रखना k का वैल्यू निकालेंगे 2π/λ से, k का वैल्यू निकालेंगे अपन कहाँ से बेटा 2π/λ से, और लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोलूँ तो 4 इंटू λ/4 इक्वल टू रस्सी का लेंथ आ रहा है, तो लैम्डा जो रस्सी का लेंथ है ना वही लैम्डा के बराबर भी हो जाएगा। तो आसानी से हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है,
ठीक है, तो पहला तो ये केस हो गया। अब दूसरे केस में जो है ना, दूसरे केस में दो अलग अलग वैरायटी बन सकती है। अगर उसने रस्सी को ऐसे बनाया है, रस्सी को ऐसे ऐसे बनाया है, या तो रस्सी को ऐसे बना दे और ये x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बन रहा है, तो स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड लिखेंगे वो लिखेंगे 2a cos के x, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड। या फिर इसमें ऐसे भी बना सकता है डायग्राम में कभी कभी, ये ऐसी रस्सी, तो आपको ये ऐसे मोड बना लेना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे, यहाँ x इक्वल टू 0 पे तो नोड आ रहा है क्या, तो x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 2a sin के x। अब ये जो 2 है ना, ये 2 है और ये 2 है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड। ठीक है, ऐसे ही पिछले वाले में भी। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन या रिजल्ट या नोट जो भी आप समझो ये भी लिख लेना। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं करा के बताऊँगी एक आध क्वेश्चन इस टाइप का, तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगा। तो देखो किस टाइप से हो सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं जरा। मान लो वन एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स है, ठीक है ना, वन एंड फिक्स है और आपको बोल दिया जाए थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन में रस्सी वाइब्रेट कर रही है और आपको बोल दिया है ठीक है, और थर्ड ओवरटोन आई है, थर्ड ओवरटोन तो मान लो रस्सी का लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये मान लो मैंने 70 मीटर दे दिया। ठीक है, रस्सी का लेंथ। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, फाइंड स्पीड भी देना पड़ेगा, स्पीड ऑफ वेव जो दिया ना, ये दे दिया मान लो 350 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहला तो क्या है, फाइंड वेवलेंथ, दूसरा एम्पलीट्यूड एट x इक्वल टू 10 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, तो चलो, और आपको दे दिया एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, ये सपोज 4 मिलीमीटर दिया है। क्वेश्चन समझ आ गया, तो ट्राई करते हैं जरा, क्या है देखो क्वेश्चन। पहले तो सेवन्थ ओवरटोन है, सॉरी थर्ड ओवरटोन है। थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया, अच्छा रस्सी को जो है ना, रस्सी का पोजीशन भी बता दिया मैंने, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से रस्सी, ताकि आपको पता लग जाए x इक्वल टू 0 पे नोड बन रहा है या एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं बेटा, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन का मतलब कैसे रस्सी बनेगी, देखो ये तो अपना हो गया क्या, फंडामेंटल, फंडामेंटल के बाद ये फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन हो गया, ये आ गया सेकंड ओवरटोन, ये आ गया थर्ड ओवरटोन। ठीक है ना, तो ये इस टाइप का डायग्राम होगा, ये इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, अब अगर इस टाइप का डायग्राम है तो लेमडा बाई 4 के 7 सेगमेंट बन रहे हैं क्या, तो लेमडा बाई 4 इंटू 7, ये रस्सी की लेंथ के बराबर हो जाएंगे। एक काम करूँ, ये डायग्राम को थोड़ा अब बड़ा कर देता हूँ, मैंने ये छोटे छोटे तो पहले इसलिए बनाए ताकि आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना, अब देखो क्या है, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं हम, 1 2 और ये ज़्यादा बड़ा बन गया, 1 2 3, ये इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे लेमडा बाई 4 जो है ना बेटा, लेमडा बाई 4 के 7 सेगमेंट आ गए, इक्वल टू रस्सी का लेंथ दिया है मैंने कितना
70 मीटर। तो यहाँ से लेमडा आ गया मेरे पास कितना, 40 मीटर। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आ गया क्या, फाइंड वेवलेंथ दूसरा आ गया। अब एम्पलीट्यूड x इक्वल टू 10। पहले तो अगर मैं स्टैंडिंग वेव जरा देखूँ ना, अब यहाँ नोड एंटी नोड डायरेक्ट पता लग जाएंगे। यहाँ नोड है क्या, यहाँ नोड है, यहाँ भी नोड है, नोड नोड। अब यहाँ ये जो पहला नोड है ना, वो लेमडा बाई 2 पे होगा, मतलब 20 मीटर पे होगा। मतलब ये यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ रहा है। ठीक है, मतलब जहाँ x का वैल्यू 20 और यहाँ पे x का वैल्यू ये जो है ना, मैंने ये वाली वैल्यू लेमडा बाई 2 निकाली है। एक काम करता हूँ ना, हाँ यहाँ पे x का वैल्यू लेमडा बाई 2 होगा और लेमडा का वैल्यू 40 तो लेमडा बाई 2 कितना हो गया, 20 मीटर। और यहाँ पे 2 लेमडा बाई 2 मतलब ये 40 मीटर हो गया। यहाँ x का वैल्यू 3 लेमडा बाई 2 मतलब ये 60 मीटर हो गया। मतलब एक तो पता लग गया मुझे 10 मीटर। अब बीच बीच में एंटी नोड भी बन रहे होंगे क्या, एंटी नोड यहाँ बनेगा, पहला नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। ठीक है, तो 8x इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो एंटी नोड के बराबर ही हो जाएगा क्योंकि वहाँ एंटी नोड बन रहा है ना। बट x इक्वल टू 15, x इक्वल टू जो 15 होगा ना बेटा, वो यहाँ कहीं होगा क्या, यहाँ कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना x का वैल्यू लेमडा बाई 4 है, यहाँ x का वैल्यू कितना है, लेमडा बाई 4, और लेमडा बाई 4 का वैल्यू आ रहा है 10 मीटर। ठीक है, अगले वाले पे भी निकाल सकता हूँ। अब x इक्वल टू 15 पे क्या सिचुएशन हो रही है वो निकालने के लिए मुझे पूरा इक्वेशन लिखना होगा। पूरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो थोड़ा ये है ना आपको परेशान कर सकता है, बट ध्यान से समझना है ना, समझ में आएगा। स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन लिखते हैं अपन, यहाँ से स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 2 है, यहाँ साइन के एक्स लिखेंगे। साइन के एक्स इसलिए लिखा क्योंकि x इक्वल टू 0 पे क्या है, मेरा नोड है, x इक्वल टू 0 पे नोड है, तो ये आ गया। तो स्टैंडिंग वेव का अब ये जो 2a होता है ना बेटा, ये 2a पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड होता है किसका, एंटी नोड का। तो यहाँ 4 आएगा, साइन के की जगह लिख लिया 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा की जगह आ रहा है 40 इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरा स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड आ गया। अब मुझे स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कहाँ निकालना है, 8 x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर लिखूंगा तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या आ गया, 4 mm साइन 2 पाई बाई 40 इंटू 15। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, 4 mm साइन, ये पाई 3 से कैंसिल आउट होगा, 5 से सॉरी 3, और ये कैंसिल आउट होगा 8, तो यहाँ आ रहा है 3 पाई बाई 4। साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू, साइन 3 पाई बाई 4 मतलब 4 mm, तो ये होता है 1/√2। तो आंसर आ गया 2√2 mm। ठीक है, 2√2 मिलीमीटर। क्लियर है, तो ये इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन को सोल्व किए जा सकते हैं बेटा, ये इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है, एम्पलीट्यूड आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। अब इसके बाद जो है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कि सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं कहानी, फिर अपना ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में भी समझा देता हूँ। देखो किस टाइप से सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अपन क्या, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब होता क्या है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में वो समझ लेते हैं पहले। ठीक है, पहले मैं आपको सोनोमीटर का डायग्राम बताता हूँ कि किस टाइप से सोनोमीटर देखने में दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सर्च कर लेते हैं सोनोमीटर। तो ये जो सोनोमीटर है ना वो किस टाइप से दिख रहा है, देखो 1 मिनट, नेट नहीं आ रहा, 1 मिनट रुकना जरा, सोनोमीटर के लिए मुझे नेट ऑन करना पड़ेगा। वन मिनट जस्ट। तो यहाँ से अब चलो मैं इसे समझा देता हूँ, आप गूगल कर लेना सोनोमीटर पे। ठीक है ना, सोनोमीटर पे गूगल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मतलब डायग्राम कुछ ऐसा ऐसा ही दिखता होगा। पता नहीं मेरा नेट नहीं चल रहा।
तो सोनोमीटर क्या है, देखो सोनोमीटर की कहानी समझते हैं अपन। हाँ, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट होता है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स टेबल होती है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, पुली पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये जो पुली आ गई है। अब यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी बांध देता हूँ मैं, ये एक रस्सी है और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ है एम मास का। एम मास का अगर ये ब्लॉक है तो टेंशन तो एम जी के बराबर हो गया, ठीक है। रस्सी का लेंथ वगैरह पता हो तो v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, मतलब ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये नॉन वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, नॉन आ गया, पल्स का स्पीड पता लग गया। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, दो ब्रिज होते हैं, एक ब्रिज तो ये वाला ब्रिज, ये फिक्स होता है, ठीक है, और ये जो दूसरा ब्रिज है ना, ये यहाँ पे ये मूवेबल ब्रिज होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, छोटे छोटे से कागज के टुकड़े, पहले तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है ये इस टाइप का, आप लैब में देखोगे कभी, इसको ट्यूनिंग फोक बोलते हैं, गूगल कर लेना तो आप दिख जाएगा ये। इसको ट्यूनिंग फोक बोला जाता है, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फोक क्या है, बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है। मान लो इसका जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो फ्रीक्वेंसी, अब इसको वाइब्रेट करा के आप क्या करोगे, यहाँ टच करा दो, यहाँ पुली पे या रस्सी पे या ब्लॉक पे कहीं भी टच करा दो, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैंने कर क्या रखा है, यहाँ पे कागज़ के टुकड़े रखे हुए हैं, यहाँ कागज़ के टुकड़े रखे हुए हैं, तो ये रस्सी अगर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करेगी तो ऐसे ऐसे जाएगी और कागज़ के टुकड़ा उछल जाएगा क्या, और कागज़ का टुकड़ा उछल जाएगा। अभी उसको उछालने के लिए क्या करता हूँ मैं, ये जो मूविंग ब्रिज है ना, ये मूविंग ब्रिज है, इसको इधर इधर, मूविंग ब्रिज को क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ से यहाँ इधर इधर वाइब्रेट कराता हूँ। जैसे ये पीला वाला जो कागज़ का टुकड़ा उछल जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंडामेंटल मोड बन गया होगा। और मैं क्या करूँगा, जैसे उछलता है ना उस सिचुएशन पे मैं कागज़ के टुकड़े जो उछलता है ये वाली लेंथ मेजर कर लूँगा दोनों के बीच में, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से लेमडा आ गया मेरे पास क्या, 2L, तो लेमडा वैल्यू 2L आ गया, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये जो सोनोमीटर है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एफ लेमडा लगा के, तो यहाँ से ये भी नॉन हो गया कि अपने पास, अब ये भी नॉन हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, इस सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में v इक्वल टू एफ लेमडा लगा लेता हूँ, v इक्वल टू एफ लेमडा लगाऊंगा, v इक्वल टू एफ लेमडा, तो मेरे पास यहाँ से f का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। f कितना लिख दूंगा, f का वैल्यू जो है, f का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास कितना बेटा, v अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये कैन बी कैलकुलेटेड। अब थ्योरी में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दूँ, v बाई लेमडा, और जो लेमडा की जगह अपने पास कितना आ गया, 2L, ठीक है। और इसको ऐसा लिख दूँ 1 अपॉन एल रूट टी बाई म्यू। अब यहाँ से अलग अलग, एक साइंटिस्ट है मेल्डिस, उसने भी अलग अलग चीज़ें बताई यहाँ पे। तो देखो मेल्डिस जो है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में मेल्डी ने क्या बोला, अगर सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। अब मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर जो भी पैरामीटर कांस्टेंट होता है ना, पैरामीटर का मतलब क्या, जैसे सारे पैरामीटर, अदर पैरामीटर सबके सब कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मेल्डीज जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अपन क्या क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे फ्रीक्वेंसी जो आएगी प्रोपोर्शनल टू रूट टी, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट म्यू, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल। एक तरीका तो ये हो सकता है जिसमें अपने को म्यू की टर्म में दिया गया है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2L रूट टी। अब टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी मास अपॉन लेंथ, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी, ये एम रस्सी का मास है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो यहाँ पे भी आ रही, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट है। आप देख लेना कौन से डेटा आपको दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर निकालना है। 1 बाई रूट एल हो जाएगा, अगर मास की टर्म में दिया है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से बेटा अपना सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, और इसको मेल्डीज लॉ बोलते हैं, ऐसा कुछ नाम होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप से अपना ये जो सोनोमीटर वाला एक्सपेरिमेंट कवर हो गया, और ये अपना पूरा का पूरा ही वेव्स वाला जो चैप्टर है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ये भी अपना खत्म हो जाता है बच्चों। अब आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक काम करना, गूगल या यूट्यूब पर सोनोमीटर करना, तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मेरे पास अगर नेट आ गया होगा तो मैं बता दूंगा आपको सोनोमीटर, मेरा नेट ही नहीं चल रहा पता नहीं क्यों, तो मैं तो बता नहीं पाऊँगा आपको, ठीक है। चलो, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं, और आज वाले लेक्चर में अपन ने जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग वेव को भी कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है।
ठीक है, स्ट्रिंग वेव अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन साउंड वेव के बारे में